Good morning, students. Today we will study about the warming up and limbering down. First, we will try to understand the meaning of warming up. तो कल हमने प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग का स्टडी किया था। आज हम वार्मिंग अप किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। वार्मिंग अप इज़ यूजुअली परफॉर्म टू डू एन एक्टिविटी इन मोस्ट रिफाइंड एंड एफिशिएंट वे। वार्मिंग अप जो है एक परफॉर्मेंस है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें दोबारा रिफाइंड एक तरीके से दोबारा रिफ़्रेश करने के काम में आती है। और अगर हम देखें वार्मिंग अप किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी गेम को खेलने से पहले उसकी गेम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, यही वार्मिंग अप कहलाता है। वार्मिंग अप को लेकर के लोगों की अलग अलग राय है। लोगों ने अलग अलग स्कॉलर्स और फिज़िकल एजुकेटर्स जो हैं उन्होंने अलग अलग तो मत रखे हैं। कुछ कहते हैं वार्मिंग अप ज़रूरी है, कुछ कहते हैं वार्मिंग अप ज़रूरी नहीं है। लेकिन मोस्टली इसमें जो स्कॉलर्स का फेवर है वो वार्मिंग अप का होना ज़रूरी माना जाता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। क्योंकि जब तक वो अपनी बॉडी को कोई भी गेम खेलने से पहले उस गेम के काबिल नहीं बना लेता, तब तक वो उस गेम के अंदर अपनी 100% परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। देखिए, इसको लेकर के कुछ डेफिनेशंस हैं। डी वेरीज जैसे हम जानते हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने डेफिनेशंस दी है। उन्होंने कहा कि स्टडी दैट वार्मिंग अप इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ब्लड। उन्होंने कंक्लूज़न निकाला अपनी रिसर्च में कि जो वार्मिंग अप है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है एंड मसल्स इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। और वो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है और वो सर्कुलेशन हमारी बॉडी के मसल्स को भी वार्म अप कर देता है और ये हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। मसल्स का वार्म अप होना हमारी बॉडी के परफॉर्मेंस को और हमारी खेल की परफॉर्मेंस पर इम्प्रूवमेंट लाता है। इसी तरीके से एक डेफिनेशन से हिल की, ये काफ़ी अच्छी डेफिनेशंस मानी जाती है। इफ़ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ डिक्रीज्ड, अगर हम देखें कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी कम रहता है, स्लाइटली थोड़ा कम रहता है, द रिएक्शन टाइम विल बी इंक्रीज्ड। और रिएक्शन टाइम क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब भी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो उस वक्त हम जो एक्टिविटी करते हैं उसका एक्टिविटी के दौरान हमारी जो बॉडी की एक रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। इफ़ द बॉडी टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, देन नॉर्मल टेम्परेचर और द कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स एंड स्पीड ऑफ मसल्स विल बी इंक्रीज्ड। तो जो मसल्स की, अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी के अंदर आपके टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपने वार्मिंग अप किया है, उससे आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स हैं उनका टाइम, यानी कि फैलने की और सिकुड़ने की क्षमता, कॉन्ट्रेक्टाइल कैसे कहेंगे अपन कि एक सिकुड़ना, और एक्सटेंशन को हम लेते हैं, ये कहलाता है इंक्रीज एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। ये दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल को बढ़ा देता है वो आपका एक्सटेंशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखें कॉन्ट्रेक्टाइल टाइम विल ऑल्सो बी इंक्रीज। इससे क्या होगा कि जो सिकुड़ने की, जो मसल्स की जो क्षमता है फैलने सिकुड़ने की, वो बढ़ जाएगी। जब हम देखेंगे एंड एक्सटेंशन टाइम विल बी लेस, और जो दो एंगल्स के बीच में, दो बॉन्ड्स के बीच में जो एक एंगल बनता है उसका भी टाइम कम हो जाएगा। इफ़ बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, द इज इन एंड देन नॉर्मल टेम्परेचर, देन कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स और स्पीड ऑफ द मसल्स विल बी इंक्रीज्ड। तो जो मसल्स की सिकुड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी और जो स्पीड ऑफ मसल्स विल बी इंक्रीज्ड, और उसकी मसल्स की स्पीड भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये मकसद है कहने का कि
अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर स्लाइटली कम है, आप नॉर्मल टेम्परेचर पे हैं और आप कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उस वक्त आपकी जो मसल्स की सिकुड़ने की क्षमता है वो भी ज़्यादा होगी, यानी कि वो देरी से लगाएगा, टाइम लेगा, वो आपको मसल्स को रिएक्टिव एक्टिविटी में करने में टाइम लेगा। और एक्सटेंशन यानी कि जो दो बॉन्स के बीच में जो एंगल बनता है वो भी वक्त लेगा। लेकिन अगर आपके मसल्स का टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर सही है, नॉर्मल है और अच्छा टेम्परेचर वार्म अप करके आप कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके मसल्स की स्पीड भी बढ़ेगी और आपका जो कॉन्ट्रेक्टाइल टाइम है, जो उसके फैलने सिकुड़ने की क्षमता है, वो भी तेज़ी से होगी। ओके। अब हमने डेफिनेशंस के ज़रिए इनको देखा कि वार्मिंग अप कितनी अहमियत रखती है। देन it can be concluded that warming up includes the certain exercises, वार्मिंग अप में कुछ निश्चित तौर पर कुछ एक्सरसाइजेज रखी जाती हैं, एंड विच आर परफॉर्म बिफोर ट्रेनिंग और कंपटिशंस ऑफ टू प्रिपेयर वेल फिजिकली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली। हम ये मानते हैं कि एक निश्चित तौर पर वार्मिंग अप भी ऐसी नहीं कि हर कुछ उठा करके कर लिया, नहीं, हम तरीके से कब वार्मिंग अप करेंगे, सही तरीके से वार्मिंग अप होनी चाहिए हमारी, तो ही हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, जिससे कि हमारे को फिज़िकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली थोड़ा इफ़ेक्ट अच्छा पड़े। मेंटली फिज़िकली हम वार्मिंग अप हो जाएंगे तो हमारे मसल्स वार्म अप हो जाएंगे, जो हम पिछली डेफिनेशंस में देख ही चुके हैं। मेंटली जब हम वार्म अप हो जाते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, तो हम अपने आप में कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं, ये हमारी कि हम गेम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो ये हम मेंटली प्रिपेयर हो गए। और साइकोलॉजिकली हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल मतलब ये वर्ड्स का मीनिंग ये होता है कनेक्टेड विद माइंड और द वे दैट इट वर्क्स। हम ये कह सकते हैं कि अपनी साइकोलॉजिकल जब हम माइंडली प्रिपेयर हो गए तो हमारा माइंड इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है कि हम ये काम अब कर सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, जब हम वार्मिंग अप हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। Research scholars or physical educationists are divided on these issues of warming up। जैसे हमने पहले ही बताया था कि इसके अंदर जो फिजिकल एजुकेशंस के कुछ स्कॉलर्स हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, उनके बीच में थोड़े से मतभेद हैं, लेकिन सम ऑफ देम होल्ड द ओपिनियन दैट वार्मिंग अप बिफोर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी इज़ नॉट इसेंशियल। इनमें से कुछ ऐसा मानते हैं कि वार्मिंग अप होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है किसी भी खिलाड़ी के लिए। दे एडवोकेट द वार्मिंग अप बिफोर एन एक्टिविटी इज़ यूजलेस। वो इस चीज़ की सलाह देते हैं कि अगर हम किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले वार्मिंग अप होते हैं तो इट्स यूजलेस, हमारी एनर्जी को वेस्ट करना है ये, और अपनी एनर्जी को इससे बेहतर है कि हम गेम के अंदर काम में लें। फर्दर एवर दैट इट इज़ मेयरली ए वेस्टेज ऑफ एनर्जी एज वेल एज टाइम, और टाइम की भी बर्बादी मानी जाती है। दे ऑल्सो से दैट वार्मिंग अप लेस ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ पीक परफॉर्मेंस। इनका ये भी कहना रहता है कि कुछ वार्मिंग अप से हमारी जो पीक परफॉर्मेंस है, जो हम एक अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। उसके पीछे मोस्टली ये लोग रीज़न देते हैं कि कई बार ऐसा होता है वार्मिंग अप के अंदर किसी को इंजरी हो जाती है, कोई खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा वार्म अप कर जाता है, ज़्यादा पेशेंस के साथ करने लगता है, तो उसको इंजरी हो जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर ये तर्क ये लोग देते हैं। बाकी द नंबर ऑफ पर्सनस हु थिंक अलॉन्ग दिस लाइन्स आर वेरी लिमिटेड। ये लोग बहुत ही ज़्यादा सीमित हैं, ऐसे स्कॉलर्स की सोच बहुत ज़्यादा कम लोग ही इसमें शामिल हैं जो ये कहते हैं कि गेम से पहले वार्मिंग अप नहीं होना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर ए नंबर ऑफ स्कॉलर्स एंड फिजिकल एजुकेटर्स हु आर द ओपिनियन ऑफ वार्मिंग अप। लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जो इसके फेवर में रहते हैं वार्मिंग अप के, कि हम लोग पूर्व में प्रेयर एंड एक्टिविटी, कि हम गेम से पहले यानी गेम के पूर्व में हम एक कोई एक्टिविटी ज़रूर करें, और स्पेसिफिक एक्टिविटी होनी चाहिए वो हमारी एक्टिविटी। तो गेम और स्पोर्ट्स इज इसेंशियल,
they say that warming up is valuable in many ways, but in discrimination, warming up is be easily observed that if proper warming up is not done before competitions or training, the muscles are torn or damaged. हम एक सही तरीके से वार्मिंग अप नहीं करते हैं तो ये कि हमारे मसल्स वार्मिंग अप के दौरान ही एक तरीके से कई बार इंजरी टर्न अप का हम यहाँ लेते हैं। ऐसे तो मसल्स शाब्दिक अर्थ तो इसका हुआ, लेकिन हम यहाँ पर इसको मसल्स को डैमेज करने के रूप में ही लेंगे कि हमारे मसल्स थोड़े से डैमेज हो जाते हैं अगर हम सही तरीके से अपनी वार्मिंग अप एक्सरसाइज को नहीं करते हैं। वार्मिंग अप एक्सरसाइज हर गेम के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। पहले जर्नल एक्सरसाइज वार्मिंग अप करेंगे, फिर उसके बाद उस गेम से रिलेटेड थोड़ी स्पेसिफिक वार्मिंग अप होनी चाहिए। इफ फर्दर लीड्स द टेम्परेरी और परमानेंट इनएफिशिएंसी एंड डिसेबिलिटीज़, ये चीज़ हमारे अंदर अगर हम लेते हैं हमारी थोड़ी बहुत परमानेंट उसकी एफिशिएंसी को डिसेबिलिटी को बढ़ा देती है। सच इंसिडेंट्स यूजुअली अगर हम प्रॉपर वार्मिंग अप नहीं करते हैं तो या प्रॉपर वार्मिंग अप हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो हमारी ये डिसेबिलिटी को और कुछ इनएफिशिएंसी को बढ़ा देती है। सच एज इंसिडेंट यूजुअली ओकर एट प्ले फील्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक पार्ट इन ट्रिपल जंप विदाउट वार्म अप, अगर हम ट्रिपल जंप, एक तो होती है लॉन्ग जंप होती है जिसमें हम सीधे से हमारा एक ट्रैक बना होता है 45 मीटर्स का, मैक्सिमम मानी जाती है उसकी लंबाई, और उस लंबाई से हम दौड़ते हुए आते हैं या उससे कम से भी हम आ सकते हैं। और वहाँ पर एक टेक ऑफ लाइन होती है, उस टेक ऑफ लाइन से पहले हमें जंप करना पड़ता है। ये तो हो गई लॉन्ग जंप। और 45 मीटर्स का ही ट्रिपल जंप का होता है, लेकिन उसके अंदर हमें बिफोर द पिट और टेक ऑफ से पहले हमें 2 जंप और लेनी पड़ती हैं। और उन जंप्स की डिस्टेंस ऐसी होनी चाहिए कि जो थर्ड जंप हो हमारी, वो हमारा जो ट्रिपल जंप का या हमारी लॉन्ग जंप का जो एक तरीके से पिट बना हुआ है, ग्राउंड बना हुआ है, उसके पहले टेक ऑफ से पहले वो ट्रिपल जंप आनी चाहिए। ये ट्रिपल जंप कहलाता है। तो ऐसी इंजरीज ट्रिपल जंप में और इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही फुटबॉल के अंदर अदर्स गेम्स जो हैं उनके अंदर भी ये चीज़ देखने को हमें मिल सकती है कि हम अगर मान लीजिए बिना वार्मिंग अप गेम्स खेल रहे हैं, चाहे से हॉकी हो या कोई फुटबॉल हो या बास्केटबॉल हो, इन सब के अंदर हमें वार्म अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये हमारे वार्मिंग अप का सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं कि वार्मिंग अप किस तरीके की होती है। पैसिव वार्मिंग अप और टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप होते हैं, जिसमें पैसिव वार्मिंग अप होती है और एक्टिव वार्मिंग अप होती है। पैसिव वार्मिंग अप के अंदर सिंपली वार्मिंग अप होती है, लेकिन जनरल जो एक्टिव वार्मिंग अप होती है उसमें अलग अलग तरीके से वार्मिंग अप होती है। जैसे जनरल वार्मिंग अप होती है स्ट्रेचिंग और कैलिस्थेनिक, जॉगिंग एक्सेट्रा वार्मिंग अप भी रहती है। तो अब ये हमारा आज वार्मिंग अप का चैप्टर कंप्लीट हुआ है टॉपिक, और कल हम इसके अंदर टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप पढ़ेंगे।